Hello everyone. In today's video, we're going to be learning about the cell cycle and the various checkpoints which are involved in the cell cycle. So first of all, let us study about what a cell cycle is. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल डिवीजन और सेल साइकिल होता क्या है। तो बेसिकली सेल डिवीजन एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनने को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। तो जैसे कि एक सेल है वो वो पहले तो वो ग्रोथ होगा, उसके बाद उसका माइटोसिस होगा, उससे दो डॉटर सेल्स बनेंगे। उस होल प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। और वो जो साइकिल होता है, एक सिंगल सेल से दो सेल बनते हैं, उसके बाद उन दोनों सेल से फिर से चार सेल बनेंगे। उस होल साइकिल को हम सेल साइकिल बोलते हैं। सो अगर मैं उसका डेफिनेशन देने जाऊँ तो द इवेंट्स by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituents जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी apparatus हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो गया, तो उसके अलावा क्रोमोसोम्स हो गए, डीएनए हो गया, वो सब डुप्लीकेट होते हैं। तो उस पूरे के पूरे साइकिल को हम एक सेल साइकिल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली है कि जो सेल ग्रोथ होता है, एक सेल का साइज जो इंक्रीज होगा उसके ग्रोथ के हिसाब से, वो दैट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो हमेशा होता ही रहेगा। लेकिन उसके अंदर जो डीएनए होता है, उसका सिंथेसिस और उसका डुप्लीकेशन सिर्फ एक ही स्टेज में होगा। पूरे के पूरे सेल साइकिल में सिर्फ एक ही स्टेज होगा जहाँ पे डीएनए का सिंथेसाइज होगा और वो डुप्लीकेट होगा। उस स्टेज को हम एस फेज और या तो सिंथेसिस फेज बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक सेल साइकिल को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल सेल है। तो वो ये अर्ली प्रोफेस का स्टेज है। तो ये एक सेल है, वो थोड़ा ग्रो करेगा और उसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्रीज होंगे, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेंगे, वो जो भी न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए वो बाहर से कंज्यूम करेगा। उसके बाद वो प्रोफेस पे जाएगा। प्रोफेस पे जाने के बाद ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो आके अटैच करेंगे। उसके बाद मेटाफेज होगा, उसके बाद एनाफेज होगा, उसके बाद टीलोफेज होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, जिसके थ्रू एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे और इस पूरे साइकिल को हम एक सेल साइकिल कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल हमेशा डिवाइड करता रहेगा। कुछ सेल का डिवीजन का टाइम अलग होता है, कुछ सेल के डिवीजन का टाइम मतलब ज़्यादा होता है, कुछ सेल के डिवीजन का टाइम कम होता है। तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल डिवीजन, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो इसको जनरली एक सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए लगभग 90 मिनट्स लगते हैं। और इस हम जनरली ब्रेड या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो वो हम कहते हैं ना, ओवरनाइट के लिए थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए तो आटा जो है वो फूल जाता है। तो वही वो सेल, इस सेल को ग्रो करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 90 मिनट्स इज एनफ। सो 1 घंटा या फिर 2 घंटे के लिए हम उसको प्रूफिंग पीरियड बोलते हैं, जो कि तो हम ऐसे रखते हैं। तो इसको एक सेल साइकिल के थ्रू कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 90 मिनट्स के आसपास लग जाता है। स्किन सेल्स का जो डिवीजन का फ्रीक्वेंसी है वो 24 आवर्स, 12 टू 24 आवर्स के बीच में होता है, क्योंकि हमारे जो स्किन सेल्स है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होते हैं, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में वो सबसे ज़्यादा आते हैं और वो हमेशा ही डैमेज होते रहते हैं। तो स्किन सेल्स जो होते हैं वो, उनका जो सेल साइकिल होता है उनका पीरियड कम होना पड़ता है, ताकि वो उस डैमेज पार्ट को मतलब डैमेज पार्ट को हील कर सके। तो स्किन सेल्स का जो डिवीजन सेल साइकिल का पीरियड होता है वो 12 टू 24 आवर्स के बीच में होता है। उसके बाद लिवर सेल आ गया। लिवर सेल्स जनरली डिवाइड करते ही नहीं है, वो बहुत स्लो होता है। ऐसा नहीं कि वो डिवाइड नहीं कर सकते, वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका डिवीजन का पीरियड 1 to 2 ईयर के बीच में होता है। तो इसलिए लिवर में अगर कुछ डैमेज हो तो वो हील नहीं हो सकता जल्दी से जल्दी। और उसके बाद आते हैं जैसे कि नर्व सेल्स और मसल सेल्स। वो डिवाइड करते ही नहीं है। वो कभी भी डिवाइड ही नहीं करते, वो परमानेंटली एक वर्किंग स्टेज में होते हैं। इसलिए नर्व सेल्स कभी अगर डैमेज हो जाए तो उसका मतलब वो खुद ब खुद हील नहीं कर पाएंगे।
अब जबकि मैं ये सेल साइकिल बार बार बोल ही रहा हूँ, तो देखते हैं कि सेल साइकिल आखिर में उनके स्टेजेस क्या होते हैं एक सेल साइकिल के अंदर। तो एक सेल साइकिल बेसिकली मैंने कहा ही था कि एक सिंगल सेल से जो हम दो डॉटर सेल्स बनते हैं, उस पूरे साइकिल को हम एक सेल साइकिल बोलते हैं। और उस सेल साइकिल को हम बेसिकली दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इंटरफेस और एक होता है एमफेस, और आप कह सकते हो उसको माइटोसिस फेज। ये जनरली यूकेरियोट्स के अंदर होता है। तो एमफेज क्या होता है? एमफेज होता है जो माइटोसिस का फेज होता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया था, ये वाला। ये माइटोसिस का जो फेज है, इसको हम एमफेज बोलते हैं। तो ये वाला फेज यही होता है, जैसे कि प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, देन साइटोकाइनेसिस। इसको, इस पूरे साइकिल को हम एमफेज बोल सकते हैं। तो अगर एम्पे और जो बाकी का जो टाइम होता है सेल का, जब वो ग्रो होता है, वो अपने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करता है, या फिर अपना जो काम होता है, वर्क डन होता है, तो वो करता है, उसको, उस फेज को हम इंटरफेस बोलते हैं। और इंटरफेस का मतलब ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंटरफेस इज द पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव एम्फेसिस। सो यहाँ पे एम्फेस का डेफिनेशन मैंने दे दिया है। द एम्फेस रिप्रेजेंट्स द फेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस occurs, and the interface represents the phase between two successive emphases. तो लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने लायक है, that the interface lasts more than 95% of the duration of cell cycle. इंटरफेस जो है वो सबसे लंबा फेज होता है, लगभग 95% का होता है। और जो एम फेज होता है, जो माइटोसिस फेज होता है, वो सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। एंड द इंटरफेस, इसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं तीन स्टेजेस के अंदर। एक है जी फेज, जी1 फेज, और हम कह सकते हैं कि गैप फेज वन। एक होता है एस फेज, जिसके अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का नंबर बढ़ता है। सो इसको हम कह सकते हैं एस फेज और सिंथेसिस फेज। और एक होता है जी टू फेज, जिसको हम कह सकते हैं गैप टू फेज। लेकिन यहाँ पे एक और फेज होता है जी जीरो फेज, और वी कैन से एज द वर्किंग स्टेज। तो वो मैं बाद में बता दूंगा आप सबको। तो चलिए अब देखते हैं कि एक सेल साइकिल कैसा दिखता है, अगर मैं इसको डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो। बेसिकली ये एक सेल साइकिल है। तो यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ये जो ग्रोथ फेज वन है, जहाँ पे एक सेल का ग्रोथ होता है, तो ये ग्रोथ फेज वन से लेकर के यहाँ पे ग्रोथ फेज टू तक, इस पूरे साइकिल की इस पार्ट को हम कहते हैं इंटरफेस। और यहाँ पे जब ये प्रोफेज से लेकर के यहाँ पे माइटोसिस होता है, उसको हम एम्पेस बोलते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है, इसको हम एम्पेस बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये पार्ट है, इसको हम इंटरफेस बोलते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे एक जी जीरो फेज भी है, इसको हम एक वर्किंग स्पेस बोलते हैं। ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन बेसिकली ये होता है एक सेल साइकिल। तो अब चलिए देखते हैं कि ये फेजेस क्या होते हैं। तो पहला आ जाता है जी1 फेज, और इसको हम कह सकते हैं ग्रोथ फेज वन। तो द ग्रोथ फेज वन corresponds to the interval between mitosis and the initiation of DNA replication। जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे ये जो स्टेज है, इसको इसको हम ग्रोथ फेज वन बोलते हैं। और ये स्टेज माइटोसिस के एंड से लेकर के डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि सिंथेसिस फेज में होता है, इसके बीच के इस पार्ट को हम ग्रोथ फेज वन कहते हैं। और इस ग्रोथ फेज वन के अंदर जनरली क्या होता है, जो सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, वो काफी ज्यादा हाई होता है, वो कंटिन्यूअसली ग्रो होता है। और वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, मतलब रेडी होने, उस रेडी होने के स्टेज को हम ग्रोथ फेज वन कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रेडी होने के स्टेज को। तो उसके बाद आ जाता है हमारा जी जीरो फेज, जिसको हम वर्किंग स्टेज भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जी जीरो फेज होता क्या है। तो जैसा कि आपको मैं पहले बता ही चुका हूँ कि सेल हमेशा डिवाइड नहीं करेगा। कुछ कुछ सेल के डिवीजन का टाइम 1 घंटे से लेकर के 2 घंटे तक होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इस सेल का डिवीजन का जो सेल साइकिल का जो टाइम है, वो 90 मिनट्स का है। स्किन सेल के का डिवीजन का टाइम 12 से लेकर के 24 आवर्स के बीच में है। लिवर सेल्स रेयरली डिवाइड होते हैं,
सालों लग जाते हैं उसको डिवाइड होने में। और ये जो होते हैं ये नर्व सेल ये डिवाइड ही नहीं करते, ये परमानेंटली एक वर्किंग स्टेज में होते हैं। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जी0 फेज परमानेंटली इन जी0 फेज। तो क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करते नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो जो सेल साइकिल होता है, जो हमारा ये बेसिक सेल साइकिल होता है, तो वो सेल साइकिल को यहाँ से वो कभी भी अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेंगे। यानी कि वो कभी भी एक एस फेज तक जाएगा ही नहीं। वो क्या करेगा, वो इस पूरे सेल साइकिल को एग्जिट कर देगा और वो एक अपने ही साइकिल में घूमता रहेगा, जिसे हम जी0 फेज कहते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि वो एक वर्किंग स्टेज होता है सेल का। तो इस स्टेज में सेल अपना जो काम होता है, उस सेल का जो जो काम होता है वो वही करेगा, वो डिवीजन में नहीं जाएगा। जैसे कि आप स्किन सेल्स देख लीजिए, स्किन सेल्स क्या करेगा, वो डिवाइड होता रहेगा ताकि उसकी नंबर ज्यादा हो सके और वो डैमेज पार्ट को हील कर सके। लेकिन जो नर्व सेल होते हैं वो ऐसे इजीली डैमेज नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, उनको डिवीजन होने की जरूरत भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक वर्किंग स्टेज में हमेशा रह जाते हैं। वो कभी भी अपना डीएनए का जो अमाउंट है वो उसको रेप्लिकेट नहीं करेगा, और वो हमेशा ये जी0 फेज में रह जाएगा। तो इस फेज को हम एक जी0 फेज ग्रोथ और वर्किंग फेज भी बोल सकते हैं, या फिर इसको एक क्विसेंट स्टेज भी बोला जा सकता है। तो अब आ जाते हैं हम एस फेज के ऊपर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक सेल साइकिल के अंदर। तो क्योंकि इस फेज में जो सेल के अंदर का जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। तो पहले का अगर डीएनए का मान 2C था इनिशियली, तो वो क्या होगा, 4C में बदल जाएगा। तो वो क्या करेगा, अपने डीएनए के जो जितना भी डीएनए होता है एक सेल के अंदर उसको डबल कर लेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्रोमोसोम नंबर डबल कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि एस फेज के अंदर सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट होगा, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन नहीं होगा। जो डीएनए है उसका नंबर डबल हो जाएगा ताकि दोनों सेल में सेम नंबर का डीएनए जाए। लेकिन जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर वो ट्वाइजन है तो वो ट्वाइजन ही रहेगा, वो डबल कभी भी नहीं होगा। तो इसके बाद हम आ जाते हैं जीट फेज के अंदर, जो कि एक पीरियड होता है सेल के माइटोसिस से पहले और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। इस स्टेज में जो सेल का ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इस स्टेज में सेल प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, जितने भी प्रोटीन्स की जरूरत होगी माइटोसिस परफॉर्म करने के लिए। तो वो सारे प्रोटीन्स को ये उस फेज के अंदर सिंथेसाइज करेगा। तो ये वाला फेज होता है। ये जो होता है ना, ये सिंथेसिस और माइटोसिस के बीच में जो स्टेज होता है इसको हम ग्रोथ फेज बोलते हैं, जिसमें फाइनल प्रिपरेशन किए जाते हैं माइटोसिस के लिए। जो भी एकदम माइन्यूट से माइन्यूट प्रिपरेशन जरूरी होता है माइटोसिस परफॉर्म करने के लिए सेल को, वो सब के सब इस ग्रोथ फेज 2 में होंगे। और इसको हम गैप फेज 2 भी बोलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं एम फेज के अंदर। तो ये जो एम फेज है, ये सबसे क्रूशियल पार्ट होता है एक सेल साइकिल के अंदर, क्योंकि यही वो फेज है जहाँ पे एक सिंगल सेल डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स के अंदर मतलब ट्रांसफॉर्म होंगे। एक सेल दो डॉटर सेल में चेंज होगा या फिर डिवाइड होगा। ये एम फेज के अंदर होता है, और इसीलिए इसको हम सबसे क्रूशियल पार्ट कहते हैं एक सेल साइकिल के अंदर। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक जो सिंगल सेल है, ये जो ये जो सिंगल सेल है ना, ये डिवाइड होके ये प्रोफेज, उसके बाद ये मेटाफेज, उसके बाद ये एनाफेज, ये फिर टीलोफेज, या फिर उसके बाद ये साइटोकाइनेसिस। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वाले फेज को हम एम फेज बोलते हैं या फिर माइटोसिस फेज बोलते हैं। तो हम माइटोसिस फेज को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है केरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। केरियोकाइनेसिस क्या होता है, सेल का जितना भी क्रोमोसोमल पार्ट होता है ना, मतलब न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं ना, उसका जो डिवीजन होता है सब दो डॉटर सेल्स के अंदर इक्वली, उस पूरे के पूरे स्टेज को हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। और
एक होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें साइटोप्लाज्म जो है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, वो वो डिवाइड होता है equally into two daughter cells through the formation of a cell barrier between the both the daughter cells. ले यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि केरोकाइनेसिस के अंदर 4 डिफरेंट स्टेजेस होते हैं: प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस। तो चलिए और ये जो फेजेस है, ये प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे जब हम माइटोसिस को एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं सेल साइकिल को डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम इसके बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये माइटोसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर माइटोसिस आपको जानना है तो ये सारे फेजेस हमको बहुत अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा, स्पेसिफिकली द प्रोफेस, क्योंकि प्रोफेस डिफरेंट होता है माइटोसिस और म्यूसिस में। तो ये बात हम बाद में आने वाले वीडियोस में करेंगे, जब हम माइटोसिस और म्यूसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को शायद से एमफेस समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हम एक दूसरे से इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सेल हमेशा डिवाइड करता रहेगा, या एक सेल से दो सेल बनते रहेंगे हमेशा हमेशा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, सेल अगर कंट्रोल के बाहर डिवाइड होते रहे, और ये अगर साइकिल अगर कंटिन्यूअसली होता ही रहा, तो क्या होगा? एक सेल जो है वो एबनॉर्मली ग्रो करेगा। तो उस एबनॉर्मल ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? अगर एक सेल आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होने लगे, तो उसको हम कैंसर सेल बोलते हैं, क्योंकि कैंसर सेल वो होते हैं जो जिनका ग्रोथ एबनॉर्मल होता है। वो हमेशा रेप्लिकेट करते रहते हैं, एक से दो बनते रहते हैं, दो से चार बनते रहते हैं, उससे डबल होगा, उससे भी डबल होगा, ऐसे उसको हम कैंसर सेल बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा हर सेल कैंसर सेल होता है, नहीं ना। तो वो कैसे होता है? तो उसके लिए दो सेल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि कब सेल का डिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए ये जो सेल साइकिल होता है ना, तो इस सेल साइकिल के बीच में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो सेल साइकिल होता है ना, इस सेल साइकिल के बीच में कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। एक होता है G1 चेक पॉइंट, एक होता है G2 चेक पॉइंट, और एक होता है स्पिंडल चेक पॉइंट। ये जो तीनों चेक पॉइंट्स है, ये जो सेल साइकिल है उसके प्रॉपर टाइमिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं कि सेल कब डिवाइड होगा, कब एक से दो बनेगा, कब वो वर्किंग स्टेज में जाएगा। ये डिटरमाइन करने के लिए ये तीनों चेक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन तीनों चेक पॉइंट्स को मतलब कैसे सिग्नल करते हैं, यानी कि कब उस चेक पॉइंट को पास करके एक सेल नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, उसके लिए कुछ सिग्नल्स होते हैं। जैसे कि साइक्लिन एंड सीडी के कॉम्प्लेक्स, ग्रोथ फैक्टर्स। तो इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, अ, जो कि होगा सेल साइकिल सिग्नलिंग के बारे में, सेल साइकिल डिवीजन एंड सिग्नलिंग। उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अगले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।